हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे एसी एनालिसिस की। और एसी एनालिसिस से अपन पहले कुछ बेसिक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का। अपन लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक पढ़ा था। अगर आपको कोई भी दो साइनसोइडल सिग्नल प्रोवाइड करे, पूछे कौन सा लीड कर रहा है कौन सा ले कर रहा है, उसकी अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और अपन ने ये भी बात की थी आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज अपन कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एसी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एसी एनालिसिस के लिए अंदर अपन करते क्या है, बेसिकली एक टाइम डोमेन के नेटवर्क को फेजर डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और फेजर के साथ खेलते हैं। तो फेजर बेसिकली कुछ नहीं होता है, फेजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड है तो फेजर पे ऑटोमेटिक कमांड हो जाएगी। तो मेन मतलब है एसी एनालिसिस का सबसे बेसिक, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड हो गया तो आपको एसी एनालिसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पावर हो, चाहे वो कैसा भी नेटवर्क हो, चाहे फेजर, कुछ भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। ओनली बेसिक और फेजर का ही अपन को यूज करना है। वही केवीएल यूज करेंगे, वही केसीएल यूज करेंगे, वो नोडल एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वही यूज करना है। लेकिन उसके साथ तो फेजर पढ़ना है। तो फेजर क्या होता है? फेजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आना बहुत ही जरूरी है। तो अपन आज पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अपन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी के, वो ओनली टू नेचर के होंगे। मान लो अगर मैं ए और बी दो है पॉजिटिव नंबर एज्यूम करता हूं, तो एक तो अपन को ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर को हैंडल करना पड़ेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव ए प्लस आयोटा बी। और सेकंड अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओनली टू नेचर के ही अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर नेटवर्क थ्योरी के अंदर देखने को मिलेंगे। माइनस ए प्लस आयोटा बी या माइनस ए माइनस आयोटा बी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर अपन को देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैंडल करेंगे उनका रियल पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अपन कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब उनका रियल पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, वो अपन कंट्रोल की टाइम बात करेंगे। लेकिन नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैंडल करेंगे उनका रियल पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आना चाहिए। मान ली इसका मैग्नीट्यूड को मैं m से लिखता हूं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड? रियल पार्ट कितना है? a है, तो a का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस बी का स्क्वायर लिखो चाहे b का स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम थिंग। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सेकेंड चीज, इनका फेज कितना है। अगर आपको पूछे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फेज कितना है, तो फेज पता होना चाहिए। इसका फेज हमेशा होता है tan इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट कितना है? b। रियल पार्ट कितना है? a। तो tan इनवर्स b अपॉन a क्या हो जाएगा? इसका फेज हो जाएगा। और अगर आपको इसका फेज पूछे तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका भी फेज वही होगा, tan इनवर्स b अपॉन a। लेकिन आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे और पूछे इसका फेज क्या है, तो आप बता सकते हो। और आपको पूछे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप बता सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 3 + J4 और पूछा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मान लो मैग्नीट्यूड को m से लिखते हैं मान लो। तो रियल पार्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इमेजिनरी पार्ट 4 है तो इसका स्क्वायर 16। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5 आ गया। और इसका फेज पूछे तो इसका फेज कितना हो जाएगा? tan इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4। रियल पार्ट कितना है? 3। tan इनवर्स 4/3। और अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z = 3 - J4 दे दे और पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड सिंपली कितना हो जाएगा? रियल पार्ट कितना है? 3 स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना है? -4। -4 का स्क्वायर भी कितना होता है? 16 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5। और इसका फेज पूछे तो फेज कितना आ जाएगा? आगे नेगेटिव साइन आएगा, इस नेगेटिव की वजह से आगे नेगेटिव साइन आएगा। और tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट है -4, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यूज करना है। मैग्नीट्यूड कितना है? 4/3 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो और इसका फेज फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी पोलर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ही अपन को बात करनी है। इसकी पोलर फॉर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोलर फॉर्म की। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है
और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू मान लो m है और इसकी फेज की वैल्यू मान लो अल्फा है। कितनी? इसका फेज अल्फा है, इसका मैग्नीट्यूड m है। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पोलर फॉर्म में हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड m है और इसका एंगल है अल्फा है, तो इसको पोलर फॉर्म में हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर इसका एंगल लिखते हैं। और इसी चीज को आपको पता होगी तो इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आप m e की पावर j अल्फा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बोथ आर सेम थिंग। e की पावर j अल्फा अपन इतना बड़ा बड़ा ना लिखकर शॉर्ट में ओनली क्या लिख देते हैं? अल्फा लिख देते हैं। लिखना तो ये पोलर फॉर्म एक्चुअली में है तो यही m e की पावर j अल्फा, लेकिन अपन e की पावर j को हटा के ओनली अपन इधर फेज बना के अल्फा लिख देते हैं। और आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि e की पावर j थीटा कितना होता है? वो होता है कोस थीटा प्लस j साइन थीटा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर मैं वो इधर यूज करूं तो क्या हो जाएगा? m e की पावर j अल्फा की जगह क्या हो जाएगा? कोस अल्फा प्लस j साइन अल्फा। और अगर मैं m को अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? m कोस अल्फा प्लस j m साइन अल्फा। ये हो गया इसका रियल पार्ट, ये इसका होगा इमेजिनरी पार्ट। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड m है और इसका फेज अल्फा है तो इसका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ये होता है। और ये चीज दोनों एक ही चीज है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए अपन m एंगल अल्फा लिख देते हैं। एक्चुअली में इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं m e की पावर j अल्फा, और e की पावर j अल्फा क्या होता है? कोस अल्फा प्लस j साइन अल्फा। तो m कोस अल्फा प्लस j m साइन अल्फा, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पोलर फॉर्म होता है। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसका मैग्नीट्यूड M1 है और एंगल कितना है? अल्फा 1 है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड M2 है और एंगल कितना है? अल्फा 2 है। अगर मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं M1 e की पावर j अल्फा 1, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है M2 e की पावर j। अगर मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? Z1 इंटू Z2, ये और ये क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो M1 M2 तो आगे आ जाएगा। e की पावर j अल्फा और e की पावर j अल्फा 2 जब है ना बेस इक्वल हो तो क्या होती हैं? पावर ऐड होती है या नहीं होती हैं? बिल्कुल ऐड होती हैं। तो e की पावर j क्या हो जाएगी? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अगर M1 e की पावर j अल्फा 1 को ऐसे लिखते हैं M1 एंगल अल्फा 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बताओ। ये क्या हो इसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? M1 M2, और एंगल कितना है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा 1 प्लस। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड तो आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन उनके फेज आपस में क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर Z1 इंटू Z2 का फेज पूछे तो कितना होगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा, और Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड पूछे तो वो M1 इंटू M2 होगा। आई होप यहां तक आपको पता चला होगा। अब मैं अगर बात करूं Z1 अपॉन Z2 कितना होगा, तो आपको पता है Z1 कितना था? M1 e की पावर j अल्फा 1, वो कितना था? M2 e की पावर j अल्फा 2 था। तो M1 M2 तो क्या है? दो रियल नंबर, इनको मैंने अलग से कर दिया, और ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव होकर क्या हो जाएगा? e की पावर j अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो क्या कैसे लिखूंगा? M1 M2 e की पावर j के हटाने के पीछे j के जो मल्टीप्लाई में होता है वही तो लिखते हैं अपन, एंगल अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो ये पता होना चाहिए जब अपन डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, लेकिन फेज आपस में कैसे होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। ये तो आई होप सबको पता होगा कि मल्टीप्लाई करते हैं तो फेज क्या होता है? ऐड होता है। डिवाइड करते हैं तो फेज क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। अब आती है
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसकी वैल्यू है 4, मैग्नीट्यूड मान लो है 120। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसकी वैल्यू है 2 और उसका भी फेज कितना है 120। मान लो कोई ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन फेज क्या इक्वल है, और इनको मान लो मेरे को ऐड करना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, मान लो मेरे को Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना है। तो क्या है Z1 क्या है, एक मैग्नीट्यूड 4 और एंगल कितना है 150 है। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं, मैंने ऐसे एक वेक्टर की तरह इसको बना दिया। क्या बना दे, आपको एक वेक्टर की तरह ही बनाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फेजर का बेस यहीं से स्टार्ट होगा और पूरे की पूरी ऐसी एनालिसिस के अंदर यही चलेगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना है 4 है, तो ये मैंने बना दिया 4। और ये कौन सा है Z1 है, तो मैंने इधर लिख दिया Z1। एंगल कितना है 120, तो मैंने ब्रैकेट में कितना लिख दिया 120 एंगल पे। ऐसा मैंने ऐसे ही बना दिया, Z1 बना दिया। अब मेरे को बताओ Z2 कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, फेज कितना है 120। जो फेज Z1 का है वो Z2 का है, मतलब Z1 एंड Z2 एक ही फेज में, Z1 एंड Z2 आर इन फेज, एक ही फेज में है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ये पूरा एम्पलीट्यूड किसका था, Z1 का था। Z2 कुछ ऐसा ही होगा, फेज इक्वल है तो जिस डायरेक्शन में Z1 होगा उसी डायरेक्शन में Z2 होगा, और लेकिन इसका फेज कितना हो जाएगा, फेज 2 है तो सिंपली 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा Z2, इसका भी फेज कितना है 120। अगर कोई दो सेम फेज के अंदर हैं और ऐड हो रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है Z1 का 4, Z2 का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो Z1 और Z2 ऐड होकर रिजल्टेंट क्या बनेगा, वही वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 6 होगा, और होगा किस डायरेक्शन में 120 के अंदर ही होगा। ये मेरा Z1 प्लस Z2, ये भी 120 डिग्री के अंदर ही होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा 6 एंगल 120। आई होप ये आपको एडिशन आया होगा। अब अपन कुछ और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। जैसे मैंने ऐसे दे दिया Z1 इक्वल टू 6 एंगल 120, 6 फेज कितना दे दिया 120 दे दिया। Z2 मैंने कुछ ऐसा दे दिया, मान लो 2 एंगल कितना दे दिया -60। अब एक फेज में नहीं है, अब क्या एक फेज में नहीं है, तो मेरे को बताओ Z1 और Z2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। अगर मैं कहूंगा इसका, तो देखो Z1 का फेज कितना है 120, इनके बीच के फेज का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा माइनस का 60, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना आ गया 180 डिग्री। मतलब ये तो क्या है, जस्ट ऑपोजिट फेज है। Z1 एंड Z2 आर इन ऑपोजिट फेज। पिछले अपन ने एग्जांपल किया था वो, उसमें Z1 और Z2 क्या आते, एक ही फेज में आ रहे थे। यहाँ पर किस में आ रहे हैं, ऑपोजिट फेज में आ रहे हैं। तो देखो ऑपोजिट फेज में आएंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लो मैं बना रहा हूँ Z1 को बना रहा हूँ, किसको बना रहा हूँ Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है 6 है, ये Z1 एंगल कितना है 120, तो मैं ब्रैकेट में एंगल लिख दिया 120 डिग्री। ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही सीखना है। ऐसे सीखोगे तो आपको फेजर पे कमांड हो जाएगी, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेरे को किसको बनाना है Z2, Z1 और Z2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 180, ऑपोजिट फेज में। तो Z1 इस डायरेक्शन में होगा तो Z2 किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा या नहीं होगा। ये मेरा Z2 का एम्पलीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 2 है, और ये मेरा कितना हो गया Z2, इसका एंगल कितना हो जाएगा -60। अब मेरे को Z1 और Z2 को मान लो ऐड करना है। क्या करना है, आपको पता एक ही फेज में होते तो 6 और 2 क्या हो जाते 8 हो जाते। जब ऑपोजिट फेज में होते ना तो 6 में से 2 क्या होगा डिवाइड होगा। इसका तो एम्पलीट्यूड 6 इस साइड है, इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो 2 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट ये कौन सा है 6 क्या ज्यादा है, ये क्या है कम है। तो देखो 6 में से 2 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, और रिजल्टेंट मेरे किसके इस डायरेक्शन में आएगा, किसमें आएगा 120 के अंदर ही आएगा। 6 में से 2 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब मेरे रिजल्टेंट क्या है Z1 प्लस Z2 होगा, और इसका एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि
ये 6 क्या है 120 वाला है ना, ज्यादा है, ये 2 है किस में -60 में कम है, ऑपोजिट के अंदर है, तो ये 2 6 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, ऑपोजिट फेज में होते तो हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे को बताओ Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा। देखो Z1 प्लस Z2 का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 6 - 2 एम्पलीट्यूड कितना 4 हो जाएगा। एंगल कितना बचेगा, एंगल 120 ही रहेगा, जो है ना, जो ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन के अंदर ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ही फेजर है, फेजर को अपन ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही ऐड करेंगे, चाहे आरएल सर्किट हो, आरएलसी सर्किट हो, उस पूरे सर्किट के अंदर अपन यही करने वाले हैं, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज आपको आनी चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, कुछ नहीं, सिंपल एक एक क्वेश्चन से आप सीखो मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक है Z1 3 एंगल, मान लो ये 30 डिग्री है। मान लो मेरे पास है Z2 है 4 एंगल 120 डिग्री, ऐसा है। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो आपको दिख रहा है ये 30 है 120, मतलब Z2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है, Z1 से। कितने से, 90 डिग्री से। इसका 30 है, इसका 120 है, 120 मैं लिख सकता हूँ। Z2 क्या कर रहा है, लीड कर रहे हैं। किससे लीड कर रहे हैं, Z1 से। कितने से भाई, 90 डिग्री। लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल लीड कर रहे हैं। Z2 लीड कर रहे हैं Z1 से बाई 90 डिग्री। तो इनमें से आप किसी को भी एक रेफरेंस लेते हो, क्या लेते हो, मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया सबसे पहले, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3, ये कौन सा है Z1, किस एंगल पे, 30 एंगल पे। कितने पे एंगल पे, 30 एंगल पे। Z2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। एंगल कितना है 120, मतलब इससे 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। क्या करेगा ना, ये मेरा Z1 है, तो Z1 से 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा, ये वाला Z2। तो मेरे को अगर Z2 को बनाना, तो मैं Z2 को अगर मेरे को बनाना तो कैसे बनाऊंगा, यही तो होगा मेरा Z2। एम्पलीट्यूड कितना है 4, इससे क्या करेगा 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा या नहीं करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री लीड करेगा। ये मेरा क्या है Z2, किस एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे। ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ये रेफरेंस हो जाएगा। Z1 जो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं ना, अपन इसको रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये मत समझना, हॉरिजॉन्टल का मतलब है ना 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टल का मतलब अपना रेफरेंस है। ये 30 डिग्री पे है, लेकिन मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में शो किया, मतलब मेरे अब रेफरेंस किस पे है, 30 डिग्री पे है। ये किस पे है, 120 पे, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। Z1 को मैंने ले लिया रेफरेंस, रेफरेंस हमेशा 0 डिग्री पे हो ये जरूरी नहीं है। मैंने 30 पे ले लिया, ये मेरा Z2 हो गया 120 पे। अब मेरे को इनको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो मैं ऐड करना सिखा रहा हूँ आपको। अपना कौन सा था, Z1 था 3 एंगल 30 पे था, और मेरा Z2 था 4 एंगल 120 पे। इनको ऐड करना था, क्या करना था, ऐड करना था। ऐड करने का प्रोसेस सीख लो, ये फेजर के अंदर यूज होगा, ये की ये चीज फेजर के अंदर यूज होगी। मैंने क्या कर लिया, Z1 को एज्यूम कर लिया रेफरेंस। क्या, हॉरिजॉन्टल अपन जो भी बनाते हैं उसको अपन रेफरेंस एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, रेफरेंस। Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और ये मेरा क्या है Z1, कौन से एंगल पे है 30 डिग्री पे। ये मेरा रेफरेंस हो गया। रेफरेंस हमेशा 0 डिग्री हो कोई जरूरी नहीं है, मैंने इसको रेफरेंस मान लिया। अब है Z2 इससे क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है। तो अपन इधर से नहीं बनाएंगे Z2 को, अपन जब भी ऐड करना होगा ना, तो जहां पर ये Z1 एंड होगा उधर से Z2 को स्टार्ट करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, जो इससे क्या करेगा, 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। Z1 की डायरेक्शन कौन सी, ये है, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री आगे है। Z1 की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, और ये है ना Z2 Z1 से 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ऊपर बना दिया। लैग करता तो नीचे बना देता। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। Z2 एंड कौन से एंगल पे है, 120 पे। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 4 है। अब इनको ऐड करना है। आपको एडिशन का वेक्टर लॉ तो आता है। अगर कोई दो वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इनको ऐड करना हो, तो एक ऑपोजिट
डायरेक्शन में जो ट्राइंगल को हम बंद कर देंगे ना, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 को ही रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये आपको वेक्टर एडिशन का लॉ जो अपन 12th में पढ़ते थे, बेसिक अपन क्या पढ़ते थे, अगर ये कोई वेक्टर ए होता और ये वेक्टर कोई मेरा इसके परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर होता बी, और मेरे को अगर ए प्लस वेक्टर ई को निकालना होता, तो अपन क्या करते, ऑपोजिट में जो यहाँ इसको क्लोज करता ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता। तो उसी तरीके से ये मेरा कौन सा Z1, ये मेरा Z2, जो ऑपोजिट में वापस क्लोज करेगा, ये क्या बन जाएगा, Z1 प्लस Z2। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ ये एंगल तो कितना है, 90, तो ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 आएगा या नहीं आएगा। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये होगा या नहीं होगा, 5 कितना हो जाएगा, ये कितना, अगर इसको मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x इसके लेंथ को, तो x कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, और इसका एंगल कितना आ जाएगा, इसको मैं अगर थीटा एज्यूम करूं तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 4/3। ये इसका एंगल आ जाएगा Z1 प्लस Z2 का, और ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब अगर मेरे को Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, Z1 प्लस Z2, मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5। फेज कितना है, tan इनवर्स 4/3, वो तो किससे, Z1 से है। Z1 आप खुद किस फेज में है, 30, तो इसका फेज कितना हो जाएगा, 30 प्लस थीटा होगा। इस चीज में आप मिस्टेक कर देते हो, इसका फेज कितना है Z1 का, अगर Z1 का फेज अगर 0 होता तो इसका फेज आ जाता था थीटा, ये थीटा प्लस 30 फेज होगा, कितना फेज होगा, थीटा प्लस 30 डिग्री। ये थीटा किससे आ रहा है, रेफरेंस से आ रहा है, रेफरेंस का अपना फेज कितना है 30, तो Z1 प्लस Z2 का फेज कितना होगा, थीटा प्लस 30। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये एडिशन करने का प्रोसेस, यही फेजर है, बस इसके अलावा फेजर खत्म। अगर ये समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म है, कुछ नहीं बचा कॉम्प्लेक्स नंबर में, बस इसी चीज पे कमांड करनी है। तो अपन एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो एक ऐसा दे दे आपको एग्जाम्पल, 4 एंगल 60 दे दे एक सेकंड, आपको ऐसा दे दे Z2 इक्वल टू 3 एंगल दे दे -30 डिग्री, ऐसा कुछ दे दे, क्या दे दे, ऐसा कुछ दे दे। इनको मान लो आपको पूछे, इनको ऐड करके बताओ, क्या करो, इनको ऐड करके बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, इनको ऐड करके बताओ। तो सिंपली अपन को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले किसी एक को आपको रेफरेंस चुनना है, या तो आप है ना Z1 को चुन लो, या फिर आप Z2 को चुन लो, किसी एक को रेफरेंस चुनना है। तो मैंने इसको चुन लिया रेफरेंस, Z1 को। जिसको रेफरेंस चुनते हैं वो उसको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। इसका कितना मैग्नीट्यूड है, 4, कौन सा है, Z1, किस एंगल पे, 60 डिग्री पे, ये मैंने लिख दिया, Z1 एंगल 60, मैग्नीट्यूड 4। अब मेरे को बताओ Z2 किस एंगल पे, -30 पे, किस पे, -30 पे, ये +60 पे, ये किस पे, -30 पे है। तो बताओ इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। ये तो देखो +60 पे, ये किस में, -30 पे है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस 90 है। Z1 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किससे लीड कर रहा है, Z2 से, कितने से लीड कर रहा है, 90 से, क्योंकि इसका एंगल कितना है, -30, इसका +60। अगर इसका मैं फेज मान लेता हूँ, मान लो इसका मान लिया 5-1, इसको मान लेता हूँ 5-2, तो मेरे को बताओ 5-1 माइनस 5-2 कितना होगा, 60 माइनस -30, तो आंसर कितना होगा, 90 डिग्री। यानी 5-1 5-2 से 90 डिग्री क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब Z1 Z2 से लीड करेगा, कितने से लीड करेगा, 90 डिग्री से। Z1 लीड करेगा Z2 से, कितने से, 90 डिग्री से। ये अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, Z2 क्या करेगा, लैग करेगा, किससे, Z1 से, कितने से, 90 डिग्री से। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Z2 क्या करेगा, लैग करेगा, किससे, Z1 से, कितने से, बाय 90 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझना आ गया। ये देखो, ये कहां पे, -30 पे, ये +60 पे, तो
यहां से ही आपको दिख रहा है Z2 क्या करेगा, लैग करेगा Z1 से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से लैग करेगा। तो मैं बताऊं Z2 को ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, तो आपको ही पता होगा। लैग करेगा तो कैसे करेगा, क्लॉकवाइज के अंदर, क्लॉकवाइज में आएगा तो Z2 कैसा आ जाएगा, नीचे आएगा या नहीं आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा Z2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, ये मेरा Z2, एंगल कितना हो जाएगा इसका -30 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इनको ऐड करना है तो एक ऑपोजिट में जो इस ट्राइंगल को क्लोज करेगा ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, जो इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे, जो ऑपोजिट एरो होगा, ये तो एक ही डायरेक्शन में एरो होने चाहिए, और जो ऑपोजिट में ट्राइंगल को क्लोज करेगा ना, वो इनके सम के इक्वल होगा। ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। क्या होगा, Z1 प्लस क्या होगा, Z2 होगा। तो मेरे को बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड को मैं x मानता हूं तो x कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल तो है, कितने से, ये Z1 Z2 से कितने से लीड करेगा, 90 से, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं मेरे को बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे को बताओ ये जो एंगल होगा, इसको मान लिया मैंने थीटा मान लिया, तो मेरे को बताओ इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो थीटा की वैल्यू आप ऐसे बता सकते हो कि अगर मैं लेता हूँ टेन थीटा क्या होता है, 3/4 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस ही तो होता है। ये हो गया परपेंडिकुलर 3, बेस हो गया 4, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को, tan इनवर्स 3/4 मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स 3/4। अब मेरे को लिखना है Z1 प्लस Z2 को, बताओ Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। एंगल कैसे लिखूंगा, एंगल देखो इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60, और 60 में मेरे को बताओ अब थीटा सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा। तो बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता तो ऐड होता, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में कितना है थीटा है, तो 60 में से थीटा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहां तक आपको ये छोटी छोटी चीजें आती है ना, तो आपको कोई नहीं हटा सकता, चाहे ऐसे एनालिसिस का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। फेजर के साथ ही यही है, फेजर, फेजर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये है, इसके साथ खेलना आ गया ना, तो चाहे आपका पावर ट्राइंगल हो, चाहे इंपेडेंस ट्राइंगल हो, चाहे वोल्टेज ट्राइंगल हो, करंट ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, सारे अपन हैंडल कर सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5 है। रेफरेंस से कितना पीछे है, थीटा पीछे है, किस डायरेक्शन में पीछे है, क्लॉकवाइज। तो रेफरेंस किस पे है 60 पे, क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ क्या आया, नेगेटिव आया, माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स कि कितने होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, tan इनवर्स 3/4, तो इसका फेज कितना हो जाएगा 60 माइनस tan इनवर्स 3/4। ये चीज आपको आनी चाहिए, बस यही आपका पूरा है। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, फिर इस सेक्शन को एंड करते हैं। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मेन इंपॉर्टेंट है। क्या है, एडिशन। मान लो अपन बात करते हैं Z1 आ गया आपको 3 एंगल 30 पे आ गया, Z1 आपका आ गया 3 एंगल 30 पे, Z2 आ गया आपका 5 एंगल 120 पे, Z3 आ गया 1 एंगल -60 पे, ये मान लिया गया। और आपको पूछ रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए, देखो मेरे को बताओ Z2 क्या कर रहा है Z1 के कंपेयर में, मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। Z2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किससे लीड कर रहा है, Z1 से, कितने से, बाय 90 डिग्री। लीड करेगा या नहीं करेगा, देखो इसका एंगल 30 है, इसका 120 है, तो इसका मतलब Z2 Z1 से 90 डिग्री आगे है, लीड करेगा। इसका 30 है तो इसका -60 है, मतलब Z3 क्या करेगा, लेग करेगा, किससे लेग करेगा, Z1 से, कितने से, बाय 90 डिग्री। करेगा या नहीं करेगा लेग।
क्योंकि ये 30 पे है, -60 पे, ये आगे हैं पीछे, कितना आगे हैं 30, तो ये हो गया 60, ये हो गया 90 डिग्री आगे हैं। अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, मैंने अगर मान लिया Z1 को एज्यूम कर लिया रेफरेंस, किसको एज्यूम कर लिया रेफरेंस, किसी को भी रेफरेंस एज्यूम कर सकते हो, मैंने एज्यूम कर लिया रेफरेंस, किसको एज्यूम किया Z1 को। एंगल कितना Z1 का 30 डिग्री, 30 बनाना है, एम्पलीट्यूड कितना है 3 है, 3 है। अब देखो Z2 क्या करेगा, Z1 से लीड करेगा, कितने से लीड करेगा 90 से, तो 90 से करेगा तो जस्ट परपेंडिकुलर आ जाएगा Z1 आ जाएगा, Z2 आ जाएगा, ये मेरा Z2। Z1 से क्या कर रहा है लीड, लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एम्पलीट्यूड कितना है 5 है। अब मेरा Z3 है, Z3 क्या करेगा, Z3 क्या करेगा, Z1 से क्या करेगा लैग करेगा, लैग का मतलब पीछे होगा, नीचे होगा, पता चल रहा है लैग। ये डायरेक्शन है Z1 की, लीड करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 तो ऊपर हो जाएगा, ये मेरी डायरेक्शन है Z1 की। लैग करेगा तो क्लॉकवाइज मतलब नीचे आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1 है, और ये क्या है Z3, एंगल कितना है इसका -60, इसका एंगल कितना है 120। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को ऐड करना है Z1, Z2 और Z3 को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं क्यों ना Z2 और Z3 को ऐड करता हूँ। पहले मैं Z2 और Z3 को ऐड करता हूँ, तो ये तो मेरे को पता है जस्ट ऑपोजिट फेज में है। Z2 ऊपर है तो Z3 जिसके जस्ट ऑपोजिट में है, तो मैंने बताया था जब ऑपोजिट फेज में होता है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, जो छोटा वाला होता है वो हट जाता है, क्या होता है छोटा वाला, अपन छोटे वाले को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं हटा देते हैं, और इसमें से वो छोटा वाला क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 में से एक सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा Z2 नहीं बचेगा, अब ये क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z3, ये भी 120 डिग्री एंगल पे ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे ना अपन, वही है आरएलसी सर्किट में यही करने वाले हैं। इंडक्टर में क्या करेगा वोल्टेज करंट से क्या करेगा लीड करेगा, और अपन कैपेसिटर में क्या करेगा करंट वोल्टेज से लीड करेगी, तो कैपेसिटर में नीचे होगा इंडक्टर में ऊपर होगा, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें ही आगे यूज होगी। अब अगर मेरे को इसको ऐड करना तो ऐड कैसे करते हैं, जो ट्राइंगल को क्लोज करेगा ये आ जाएगा मेरा, ये क्या है Z1, ये Z2 प्लस Z3, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मिलेगा। इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका 4 है, तो इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा थीटा, एम्पलीट्यूड 5 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरा 3 है, तो मेरे को बताओ थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को, tan इनवर्स 4/3 मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तो अब क्या होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का एम्पलीट्यूड कितना है 5, एंगल कितना है थीटा, किससे थीटा रेफरेंस से, रेफरेंस खुद किस पे है 30 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 प्लस थीटा। ये तेरा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। आई होप ये चीज आपको आनी चाहिए, बस ये चीज आ गई तो अब मैं ये कह सकता हूँ अब ऐसी एनालिसिस कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा है। यही तो है पूरा फेजर, यही तो फेजर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। वोल्टेज फेजर बोलो चाहे करंट फेजर बोलो, सब वोल्टेज नंबर ही है। ये एडिशन मेन चीज है, ये एडिशन आपको आना चाहिए, कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे एंगल ले रहे हैं, किसको रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ तो अपन रेफरेंस किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में हमेशा करंट को रेफरेंस लेते हैं, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। वो छोटी छोटी चीजें आगे जाके हो जाएगी, लेकिन अभी जो अपने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, इनका रिजल्टेंट निकाला, एंगल निकाला, फेज के साथ खेलना सीखा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, वो सारी चीजों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपकी कमांड हो गई तो अपन आज से ये कह सकता हूँ कि ऐसी एनालिसिस खत्म, अब कुछ नहीं बचा, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझाने का पार्ट खत्म है, अब तो बस अब तो अपन को क्या करना है क्वेश्चन करने हैं, बस क्वेश्चन करने हैं, पावर फैक्टर क्या होता है वो छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। ये मेन है, ये फेजर का बेसिक है, इस बेसिक पे कमांड होगी तो बस खत्म। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।